दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऑफ रिवाइवर जानेंगे। तो दोस्तों एक ऑफ रिवाइवर जो प्री चौसर के डेथ के बाद शुरू हुआ था। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने एक ऑफ चौसर के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम एक ऑफ रिवाइवर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों एक ऑफ रिवाइवर जो प्री चौसर के डेथ के बाद 1400 से शुरू हुआ और 1550 तक चला, यानी 150 साल तक एक ऑफ रिवाइवल चला। तो दोस्तों उस एज में पहली बार पेंटिंग प्रेस शुरू हुआ था। तो दोस्तों आप इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। द एक ऑफ रिवाइवल इन इंग्लिश लिटरेचर कवर द पीरियड फ्रॉम 1400 टू 1550। तो दोस्तों एक ऑफ रिवाइवल 1400 से 1550 तक के एज को कवर करता है, जो जोप्री चौसर के बाद में शुरू होता है और एलिजाबेथन एज के पहले शुरू होता है। दिस इज ऑफ्टन कॉल्ड द लिटरेरी द्राउट। तो दोस्तों एक ऑफ रिवाइवल को लिटरेरी द्राउट भी कहा जाता है। तो दोस्तों लिटरेरी द्राउट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय में कोई भी मेजर लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय में पॉलिटिकल अनरेस्ट यानी पॉलिटिकल अशांति चालू था और स्पेसिफिकली वार ऑफ रोस जैसा एक सिविल वार चालू था जो दो रॉयल फैमिलीज के बीच में हो रहा था। हाउएवर दिस पीरियड वाज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर चेंज। लेकिन इस एज को चेंज के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि रेनेसांस के पहले जो इंग्लैंड के लोग आए उन्हें न्यू इंटरेस्ट इन ह्यूमन लाइफ के लिए न्यू इंटरेस्ट जाग गया था। वहाँ एजुकेशन, साइंस एंड क्लासिकल लर्निंग करने लगे थे। विलियम क्लैप्सन इंट्रोड्यूस द पेंटिंग प्रेस इन 1476। तो दोस्तों इस एज में विलियम क्लैप्सन ने पहली बार पेंटिंग प्रेस शुरू किया था 1476 में, जो इससे बहुत सारे वर्क छपने लगे और लोगों के पास पहुंचने लगे। इससे पहले जो भी लिखा जाता था वहाँ हैंड राइटिंग फॉर्म में लिखा जाता था, जो बहुत ही रिच लोगों के पास और चर्च के लोगों के पास रहते थे। लेकिन जब से प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई वहाँ आम लोगों के पास भी पहुँचने लगे वहाँ वर्क, और इस कारण से जो इंग्लैंड के लोग हैं उन्हें बहुत सारे नॉलेज मिलने लगे। दिस एज प्रिपेयर्ड द वे ऑफ द ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन द एलिजाबेथन एरा। तो दोस्तों यहाँ एक ऑफ रिवाइवल एलिजाबेथन एज के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर देता है। तो दोस्तों अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। फॉरेन वार एंड इंटरनल चेयर्स आफ्टर चौसर डेथ इन 1400। तो दोस्तों चौसर के डेथ के बाद इंग्लैंड फेस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो इंग्लैंड में बहुत ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चालू हो गया था। इंग्लैंड में बहुत ही पॉलिटिकल अशांति चालू हुआ था। किंग हेनरी 5 वन द बैटल ऑफ एगिनकोट। तो दोस्तों 1415 में हेनरी किंग ने बैटल ऑफ एगिनकोट जीत लिया था, जो फ्रांस के साथ हुए थे। बट आफ्टर इस डेथ, लेकिन जब हेनरी 5 की डेथ हो जाते हैं और उनका बेटा गद्दी में आते हैं हेनरी 6, तो वहाँ एक कमज़ोर राजा रहता है और उन्होंने इंग्लैंड के जो फ्रेंच के ज़मीन थे वहाँ गंवा दिए और इंग्लैंड में फिर से अशांति चालू हुए। तो दोस्तों अब हम वार आउट रोस जान लेते हैं, जो 1455 से 1485 तक चला। दिस एज वॉज अ लॉन्ग सिविल वार बिटवीन द रॉयल फैमिली। तो दोस्तों यहाँ एक सिविल वार है जो रॉयल फैमिलीज के बीच में चालू हुआ था। तो दोस्तों एक रॉयल फैमिलीज का नाम है लैंकेस्टर, जो रेड रोस के नाम से जाना जाता है, और सेकंड फैमिलीज का नाम है यॉर्क्स, जो वाइट रोस के नाम से जाना जाता है। द फाइटिंग डिस्ट्रॉय मैनी नोबल फैमिलीज। तो दोस्तों इस फाइटिंग में बहुत सारे ऐसे नोबल फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो गए थे हु हैव द मेन सपोर्टर ऑफ द राइटर एंड आर्टिस्ट। तो दोस्तों इस वार को आर्टिस्ट सपोर्ट कर रहे थे। बिकॉज ऑफ दिस लिटरेरी एक्टिविटी ग्रेजुअली डिक्लाइन ड्यूरिंग दिस टाइम। तो दोस्तों इसी कारण से उस समय में कोई भी लिटरेरी एक्टिविटी
नहीं हुआ था उस। अब थर्ड नंबर की स्टोरी का बैकग्राउंड जान लेते हैं। राइज ऑफ द ट्यूडोर डायनेस्टी एंड रिलीजियस चेंज। द वार एंडेड इन 1485 when Henry Tudor became King Henry VII and started the Tudor dynasty। तो दोस्तों 1485 में जो वार चालू था वहाँ सब खत्म हो गए और ट्यूडोर राजवंश की शुरुआत हो गई। तो दोस्तों ट्यूडोर डायनेस्टी यानी ट्यूडोर राजवंश की शुरुआत हेनरी 7 के काल में हुआ था और बाद में हेनरी 8 ने पोप की अथॉरिटी छीन ली थी चर्च से। हेनरी 8 ने रोम के पोप को चर्च से हटा दिया था और चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की थी, जो चर्च की सारे सत्ता किंग्स के हाथों में होते हैं। तो दोस्तों पहले चर्च की सारे सत्ता पोप के हाथों में होती थी। तो दोस्तों इससे बहुत ही सोशल चेंज हुआ इंग्लैंड में। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे इस एज की। द रेनेसांस एंड ह्यूमनिज्म। द रेनेसांस मीन रिबर्थ। तो दोस्तों रेनेसांस का मतलब होता है रिबर्थ यानी पुनर्जागरण। तो इन दिस टाइम इस टाइम में पीपल बिकेम इंटरेस्टेड इन लर्निंग। लोगों का इंटरेस्ट लर्निंग में शुरू हुआ था, साइंस आर्ट और न्यू आइडियाज़ में। ह्यूमनिज्म डेवलप। उस समय में लोगों की इंसानियत डेवलप हो रहा था और वहाँ ह्यूमन लाइफ में फोकस कर रहा था और रिलीजियस बिलीव्स कम हो रहा था उस एज में। स्कॉलर स्टडी एंशियंट ग्रीक एंड रोमन बुक्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर एंड द लाइफ बेटर। तो दोस्तों इस एज में एंशियंट ग्रीक रोमन्स बुक पढ़ रहे थे और लिटरेरी डिक्लाइन, एज ऑफ अरेस्ट। दिस पीरियड डिड नॉट प्रोड्यूस मैनी ग्रेट राइटर। तो दोस्तों उस एज में कोई भी ऐसा ग्रेट वर्क प्रोड्यूस नहीं किया गया था ड्यू टू वार एंड द पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो दोस्तों उस एज में वार हो रहे थे और पॉलिटिकल प्रॉब्लम शुरू थे। वार ऑफ द रोस उस एज में हो रहे थे। लिटरेचर डेवलप वेरी स्लोली। तो दोस्तों उस एज में लिटरेचर डेवलप हुआ लेकिन बहुत ही स्लोली हुआ। मैनी राइटर ओनली कॉपीज द स्टाइल ऑफ द जोफ्री चौसर। तो दोस्तों ऐसे बहुत से राइटर हैं जो जोफ्री चौसर की कॉपी करते थे, जैसे कि स्कॉटिक चौसरियंस। तो दोस्तों यहाँ पोइट जो होते थे वहाँ जोफ्री चौसर को कॉपी करते थे इंस्टेड ऑफ द क्रिएटिंग न्यू आइडिया। तो दोस्तों वहाँ न्यू आइडियाज़ के बजाय जोफ्री चौसर की आइडियाज़ को, उनके वर्क को कॉपी करते थे। तो दोस्तों उन्हें स्कॉटिक चौसरियंस पोइट्स कहा जाता है। तो दोस्तों थर्ड नंबर पर पेंटिंग प्रेस रेवोल्यूशन। विलियम टक्सन इंट्रोड्यूस द पेंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड अराउंड 1476। तो दोस्तों विलियम टक्सन ने पेंटिंग प्रेस शुरू किए थे 1476 में। दिस मेक बुक चैप्टर एंड ईजियर टू गेट। तो दोस्तों इसके बाद बुक छपने लग गया और लोगों को आसानी से मिलने लग गया। आज ए रिजल्ट नॉलेज एंड आइडिया स्पीक क्विकली अमंग पीपल। तो दोस्तों उससे क्या हुआ, जो लोगों को नॉलेज और आइडियाज बुक्स से मिलने लग गए और वहाँ बहुत जल्दी से लोगों को वहाँ नॉलेज मिला बुक का, जो पहले नहीं मिलता था। तो दोस्तों अब फोर्थ नंबर का जान लेते हैं। एक्सप्लोरेशन एंड न्यू डिस्कवरीज। एक्सप्लोर लाइक कोलंबस एंड वास्को द गामा डिस्कवरीज न्यू लैंड। तो दोस्तों उस एज में जैसे कि कोलंबस ने यूएसए यानी अमेरिका की शोध किया था, वैसे ही वास्को डी गामा ने 1498 में इंडिया की शोध किया था, यानी इंडिया को डिस्कवर किया था। तो दोस्तों इससे लोगों को पता चला कि यहाँ दुनिया बहुत बड़ी है और उनकी पढ़ने की क्यूरियोसिटी है वहाँ बहुत ही इंक्रीज हो गए। राइज ऑफ द सेक्युलर पावर। तो दोस्तों हेनरी 8 ने जो रोमन के पोप के सारे अथॉरिटी छीन लिया था और चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की थी, जो अब इसके बाद के सारे सत्ता किंग्स के हाथों में आ जाएंगे। तो दोस्तों अब हम इस एज के मेजर ऑथर और उनके वर्क के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सर थॉमस मैलोरी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों उनकी टाइम पीरियड है 14
15 से 1471 तक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोस राइटर ऑफ दिस पीरियड। तो दोस्तों एक बहुत ही मोस्ट फेमस प्रोस राइटर थे एज ऑफ रिवाइवल के और पास प्रोस राइटर थे। इस रोड द मास्टरपीस विल इम्प्रेशनेट इन न्यूगेट प्रिजन। तो दोस्तों यहाँ जेल में कैद होकर लिखे थे, जो जेल में कैद हुए थे वहाँ जेल का नाम था न्यूगेट प्रिजन। तो दोस्तों इनका मेजर वर्क है रे मॉर्टे आर्थर। तो दोस्तों इसे द डेथ ऑफ द आर्थर भी कहा जाता है, पब्लिश बाय विलियम टैक्सन इन 1485। दोस्तों यहाँ विलियम टैक्सन ने पब्लिश किया था 1485 में। अ कंप्लीटेशन ऑफ द फ्रेंच एंड द इंग्लिश रोमांस अबाउट किंग आर्थर एंड द नाइट ऑफ द राउंड टेबल। तो दोस्तों यहाँ एक कंप्लीलेशन है फ्रेंच और इंग्लिश रोमांस का, जो किंग आर्थर और द नाइट के बारे में लिखा गया था। तो दोस्तों अब सेकंड आर्थर के बारे में जान लेते हैं। सर थॉमस मोर, अ रीडिंग फिगर ऑफ द नॉर्थर्न ह्यूमनिज्म। तो दोस्तों यहाँ एक रीडिंग फिगर था नॉर्थर्न ह्यूमनिज्म का, हु वाज इवेंचुअली बीहीडेड बाय हेनरी VIII। तो दोस्तों इनका सर धड़ से अलग किया था हेनरी VIII ने। तो दोस्तों इनका सर धड़ से क्यों अलग किया था? तो दोस्तों सर थॉमस मोर कैथलिक रिलीजियंस को बहुत ही कट्टर तरीके से मानते थे और उस एज में हेनरी VIII ने अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स देना चाहते थे क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थे और हेनरी VIII दूसरे शादी करना चाहते थे। तो दोस्तों इसका विरोध सर थॉमस मोर ने किया। इस कारण से हेनरी VIII ने सर थॉमस मोर की सर धड़ से अलग किया। तो दोस्तों सर थॉमस मोर का वर्क है यूटोपिया, जो 1516 में पब्लिश हुए थे। तो दोस्तों यहाँ एक मोस्ट फेमस वर्क है सोशल पॉलिटिकल सटायर डिस्क्राइब अ फिक्शनल आइसलैंड विद अ परफेक्ट। तो दोस्तों यहाँ एक फेमस पॉलिटिकल सटायर है और इसमें फिक्शनल आइसलैंड को डिस्क्राइब किया है एक परफेक्ट वे में, आइडियलाइज सोसाइटी। तो दोस्तों इसमें एक आदर्श सोसाइटी को डिस्क्राइब किया है। तो दोस्तों यूटोपिया का ग्रीक नेम है न्यू ईयर। तो दोस्तों अब सर थॉमस वायट और हेनरी हार्टवर्क के बारे में जान लेते हैं। उन्हें ईयर ऑफ द सोले भी कहा जाता है। दे हैव कलेक्टिविटी नोन एज अ कोर्ली मेकर। तो दोस्तों उन्हें कोर्ली मेकर के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ दरबारी पोयम लिखते थे, बिकॉज दे रोट पोइट्री फॉर द लोअर कोर्ट। तो वहाँ लोअर कोर्ट के लिए पोइट्री लिखते थे। मेजर वर्क टंडेल मिस क्लेलरी 1557 में पब्लिश हुआ था, जो रिचर्ड टंडेल ने किया था। दिस वाज द फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो दोस्तों यहाँ एक फर्स्ट प्रिंट एंथोलॉजी है इंग्लिश पोइट्री के लिए। तो दोस्तों अब हम विलियम टेंडल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों विलियम टेंडल 1494 में बॉर्न हुए थे और उनकी डेथ 1536 में हुए थे। हर की फिगर ऑफ द इंग्लिश रिफॉर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ एक की फिगर था इंग्लिश रिफॉर्मेशन का और इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। तो दोस्तों जो पहले बाइबल था वहाँ लैटिन लैंग्वेज में था, जो चर्च के लोगों को ही समझ में आते थे। तो दोस्तों विलियम टेंडल ने उसे इंग्लिश में लिखा ताकि कॉमन पीपल उन्हें समझ सके। इसी कारण से इन्हें बाद में एक्सक्यूटेड यानी इन्हें इसी कारण से मार दिया गया। तो दोस्तों पहले जो बाइबल थे वहाँ लैटिन लैंग्वेज होने के कारण वहाँ आम लोग पढ़ नहीं पाते थे। चर्च के लोग थे वहीं पढ़ पाते थे और चर्च के लोग अपने हिसाब से बाइबल के नियम लोगों को बताते थे। लेकिन जब विलियम टेंडल ने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, इस कारण से आम लोग भी बाइबल को पढ़ने लगे और बाइबल के बारे में समझने लगे। इसी कारण से विलियम टेंडल को बाद में मार दिया गया।
तो दोस्तों आई होप आपको आज के वीडियो एक ऑफ रिवाइवर समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।